अमेरिका को इस जंग के नतीजे में, इस एमओयू में जो भी कुछ है, किसने कितना पाया, कितना खोया? तो 100 में से 80 मार्क ईरान को दूंगा। तकरीबन 12 ईरान के शरायत हैं जो अमेरिका को मानना पड़ा। अब अरब मुल्कों में ईरान से मुतालिक कुछ तब्दीलियां अभी आने वाले दिनों में और क्या क्या देख सकते हैं हम लोग? तो उसका ख्वाब ये दोनों भी चकनाचूर हो गए। ना ईरान के रेजिम को बदल सके, ना सऊदी अरेबिया अब तैयार है, और बल्कि कुवैत भी आगे नहीं बढ़ेगा, कतार भी या ओमान भी। हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस जंग ने, जंग और डिप्लोमेसी दोनों सतह पर ईरान के अलग अलग ऐसी कोशिशें देखी हैं जो शायद दुनिया ने अब से पहले कभी देखी हों। अब से पहले हम सुनते थे, खबरों में आता था 2015 के बाद कि ईरान ने इजाजत नहीं दी अमेरिकी डेलीगेशन को एक कमरे में बैठने की। इस लंबी जंग के बाद जो एमओयू साइन होना था, वो भी मौका ईरान ने टेलीविजन पर नहीं दिया। ताजा खबर यह है कि डिजिटल तरीके से ईरान और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और मसूद पेजेश्कियान ने एमओयू पर दस्तखत कर दिए हैं। अब स्विट्जरलैंड में फ्राइडे को जो सेरेमनी होने वाली थी वो अब नहीं होगी। इसके अलावा भी बहुत ही दिलचस्प खबरें हैं उस पूरे इलाके में तब्दीलियों की। उस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं जनाब आफ्ताब कमाल पाशा साहब, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के गल्फ स्टडीज के सरबराह रह चुके हैं, डिप्लोमेट रह चुके हैं, दर्जनों किताबें लिखी हैं, उस इलाके को ऐसे जानते हैं जैसे हाथ की लकीरों को इंसान जानता है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये नई किस्म की तारीख, नई किस्म की डिप्लोमेसी, नए किस्म की जंग जिस तरह से ईरान ने लड़ी है, उससे क्या क्या दुनिया को सीखना चाहिए, क्या क्या नतीजे निकाले जा सकते हैं। आफ्ताब कमाल पाशा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे देख रहे हैं ये अचानक जो डिजिटल सिग्नेचर की दोनों प्रेसिडेंट्स की खबर आई, उसको देख करके आपको कैसा लगा? आपका क्या पहला रिएक्शन क्या है? कि ये दोनों इतने दिन जंग लड़े और तकरीबन 50 साल से इनकी दुश्मनी रही, लेकिन अब डिजिटल से जो है अब ये बातचीत करने लगे हैं कि अभी आमने सामने देखने की दोनों में ये कुव्वत नहीं है। अमेरिका को अभी भी इजरायली या ईरानी जो है दुश्मन मानते हैं, और जिस तरीके से ट्रंप ने कल फ्रांस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया कि अगर ईरान इस पे इम्प्लीमेंट नहीं करेगा तो बमबारी दोबारा शुरू करेंगे, तो उनके लहजे से चकता है, मालूम होता है कि अभी भी ये दुश्मन ही है। दोनों तरफ से एक दूसरे के आंख में आंख डाल के जो है समझौता नहीं करना चाहते हैं, और ये एआई का जमाना है और रिमोट पॉसिबिलिटी भी है, और यही हुआ जो दुनिया देख रही है। और जो पहले के जमाने में आमने सामने बैठ के बातचीत करते, साइन करते, हाथ में हाथ मिलाते, गले मिलते या जो भी करते, वो जमाना चला गया है वो। अच्छा, उस जमाने के जाने में मुझे लगता है ट्रंप का रोल भी बहुत अहम है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। उन्होंने व्हाइट हाउस में, ओवल ऑफिस में कई प्रेसिडेंट्स को बहुत जलील किया है, ह्यूमिलिएट किया है। ईरान ने टेलीविजन पर कोई ऐसा मौका नहीं दिया। क्या ईरान ने उसी सबको देखते हुए एक तरह से प्रीएम्प्टिव एक्शन किया है? क्या लगता है? देखिए, ईरानी हुक्मरान जानते हैं कि हर एक ईरानी के दिल में वो अभी भी जख्म है, वो भरे नहीं है वो। तो उनके सदर, ये हमलावर सदर से हाथ शेक करना, मिलना, गले मिलना, आमने सामने बैठना अभी वो मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि घाव इतने गहरे हैं, इतने साल पुराने हैं, और हर एक ईरानी इससे मुतासिर हुआ है। कोई भी, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, बाजारी हो या
सोल्जर हो या सिपाही हो, जो भी हो, ईरानी इस अमेरिका की दुश्मनी और इजराइल की दुश्मनी जो मिलकर ईरानियों को सताए हैं, तो उनके दिल में अभी भी बहुत दर्द है, दुख है, और वो इतनी आसानी से माफ करने वाले नहीं है। तो ये हालात की वजह से ये मजबूरन ये अग्रीमेंट साइन करना पड़ा, लेकिन वो अपनी शर्तों पे करे हैं और अपना बलबूते पे करे हैं और अपनी ताकत पे करे हैं, और ये बताता है कि ये डिप्लोमेसी में भी जो है ये माहिर हैं और इनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जैसा जंग में भी अमेरिका और इजराइल को हारना पड़ा और सभी देशों को मानना पड़ा कि ईरान एक ताकतवर देश है, उनकी मिलिट्री कोई वॉक ओवर नहीं है कि खत्म कर दे, निस्तो नाबूद कर दे, जैसा वो पहले हमला करने से पहले बता रहे। या अभी भी बता रहे हैं, ट्रंप अभी भी बताते हैं कि दुनिया को हमने उनकी एयरफोर्स को खत्म कर दिया, जबकि नहीं थी वो। ईरान की नेवी को खत्म कर दिया, जबकि नाकाबंदी हर दिन वो बमबारी करके खत्म करना चाहते थे और तहस नहस कर दिए बोल के। मतलब झूठ बोलने की भी एक हद होती है, और ईरानी इस झूठे मकार आदमी से उनके सदर मिलना वो बेइज्जती की तरह वो देखते थे। इसलिए आई थिंक, मेरे ख्याल से वो बहुत सोच समझ के डिजिटल सिग्नेचर एग्रीमेंट एमओयू को साइन किए। जी अच्छा, अब मैं थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहता हूँ। ये जो एमओयू के 14 पॉइंट्स जो पब्लिसाइज हुए हैं, जो अब सामने आ गए हैं, ऑफिशियली सामने आ गए हैं, उनको अगर देखा जाए तो उसमें ईरान को क्या मिला, अमेरिका को क्या मिला, अमेरिका को इस जंग के नतीजे में इस एमओयू में जो भी कुछ है, क्या ईरान के से कुछ हासिल कर सका अमेरिका, या ईरान ने किसने कितना पाया, कितना खोया? अगर थोड़ा सा आप ये बता सकें, ये जो 14 पॉइंट्स हैं, तो मैं समझता हूं अब दर्शकों को थोड़ा और आसान हो जाएगा समझना। जी, मैं तो 40 साल तक उस्ताद रहा हूँ जेएनयू में, और हर एक स्टूडेंट को मार्क्स देता रहा हूँ, और कौन फर्स्ट क्लास आता है, सेकंड क्लास आता है, कितने ग्रेड्स लेता है। मैं तो अगर आप मुझसे ये बात पूछ रहे हैं तो 100 में से 80 मार्क ईरान को दूंगा। 100 में से? जी 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 जी, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी जीत है ईरान की, क्योंकि 14 में से तकरीबन 12 ईरान के शरायत हैं जो अमेरिका को मानना पड़ा। शुरुआत करते हैं जंग खत्म करने की। देखिए, ये ओपन एंडेड जंग रखना चाहते थे कि कभी भी वो हमला कर सकते हैं, जैसा अभी भी उन्होंने फ्रांस में कहा। तो ये अब इस मेमोरेंडम से वो कभी भी ईरान पे हमला नहीं कर सकेंगे, या कभी भी साजिश करके अंदर बगावत नहीं कर सकेंगे। और ये सीजफायर पूरे क्षेत्र में, पूरे मशरिक वस्ता में लागू होता है, सिर्फ ईरान और अमेरिका से ही नहीं, लेकिन लेबनान पे ही भी, और आगे चलकर हम गाजा की भी बात सुनने में आएंगे। और इसको अमेरिका पाबंद करेगा, यानी कि अगर इजराइल जारी रखता है जंग, जैसा वो बता रहा है लेबनान में, सीरिया में, हमास के खिलाफ, यमन के खिलाफ वगैरह वगैरह, तो अमेरिका का ये वादा है कि कहीं भी वो किसी को भी वो जंग में शामिल नहीं करेगा ईरान के खिलाफ। जी, तो अभी दूसरा जो है, हाँ जी जी जी, आप बात जारी रखें आप। जी, दूसरे 14 में से देखिए, दूसरा ये है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खोला जाएगा, लेकिन अंडर मैनेजमेंट। वो मैनेजमेंट क्या है, हम गुफ्तगू में कई बार बता चुके हैं। ओमान और ईरान मिलके ये प्रोटेक्शन फी या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फी है, और वो माइंस वगैरह सब टेक्निकल डिटेल क्लियर करके वो खोलेंगे सभी जहाजों को। लेकिन जो जहाज इजराइल के और अमेरिका के गोला बारूद या
हथियार लेके आएंगे उनको मना करेंगे, उनको अभी जाने की इजाजत ईरान नहीं देगा, इसमें क्लियर है। और इसी दौरान फौरन ईरान के जो फ्रोजन एसेट्स हैं आधे रिलीज किए जाएंगे, तकरीबन $12 बिलियन के करीब कतार के थ्रू, और उनको ह्यूमैनिटेरियन नीड्स या मेडिकल जो भी है ईरान उसको इस्तेमाल कर सकता है बोलते ये भी आप। और दूसरे मरहले में जो 60 दिन का है, जो एक्सटेंड भी किया जा सकता है, उसमें कई मुद्दे हैं, न्यूक्लियर का मुद्दा और ये जो सैंक्शंस हैं ईरान के ऑयल पे, गैस पे, पेट्रोकेमिकल पे, वो हटाए जाएंगे। ईरान के ऊपर जो रेजोल्यूशंस हैं यूएन में और IAEA में वगैरह, उसको भी हटाए जाएंगे वगैरह वगैरह। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिससे ईरान की पता है, और उसमें ये भी लिखा गया है एक पॉइंट में कि जो भी नुकसान ईरान का हुआ है उसके लिए एक फंड तैनात की जाएगी $300 बिलियन, 300 अरब डॉलर की, तो जिसमें अमेरिका और खाड़ी के देश शामिल होंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए वगैरह। तो ये बहुत बड़ी बात है। और हालांकि JD Vance वगैरह कह रहे हैं कि अमेरिका के टैक्स पेयर्स का एक भी डॉलर नहीं जाएगा, लेकिन खाड़ी के देश जो अमेरिका के ऊपर भरोसा करे थे अपनी दिफा के लिए, तो उनसे कहा जा रहा है कि आप इस रिकंस्ट्रक्शन को भी फंड करिए बोलते। जी अच्छा, इस सब में इजराइल के अंदर से जो बड़ी बेचैनी आ रही है, मीडिया जो कमेंट्रीज आ रही हैं, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, उसमें बड़ी बेचैनी है। अभी अभी एक ताजा खबर आई है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया है कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर बात की है और उसमें कहा है कि स्टॉप ब्लोइंग अप द बिल्डिंग्स, इमारतों को तबाह करना रोक दो, ये बात कही है। और साथ साथ ये कहा कि ये जो कॉल्स हैं इन दोनों के बीच में, टेलीफोन कॉल्स, वो लगातार होस्टाइल हो रही हैं। अब ऐसी कॉल्स नहीं आ रही हैं जैसे पहले होती थी फ्रेंडली माहौल में। ये टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर में बता रहा हूं आपको। फ्यूचर क्या है इजराइल और अमेरिका के ताल्लुकात का, खुद इजराइल के वजूद का, क्या लगता है आपको इन तब्दीली के साथ? जी, मैं टाइम्स ऑफ इजराइल का जो भी खबर बताया पढ़ा हूं, मैं देखा हूं, जेरूसलम पोस्ट में भी और हारिट्स में भी। देखिए, कल बहुत बड़े मुजाहरे हुए जेरूसलम में, टेल अवीव में वगैरह, इजराइल के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने के लिए। हालांकि इलेक्शंस आने वाले हैं, लेकिन फिर भी लोग हजारों के सड़कों पे आए और उनका इस्तीफा मांगने लगे कि आपने इतना नुकसान पहुंचाया है इजराइल को वगैरह। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि नफ्ताली बेनेट और यार लापिड दोनों के अलग अलग पार्टी मर्ज हो गए, मिल गए हैं, और एक पार्टी करके वो अगले अक्टूबर में इलेक्शंस लड़ेंगे। देखिए, पिछले 28 सालों से नेतन्याहू वजीर आजम है, कुछ अरसे के लिए ये दो लोग वजीर आजम थे, तो अब ये दोनों आ गए हैं इनके खिलाफ। और ज्यादातर उम्मीद ये है कि इनकी पार्टी दूसरे छोटी पार्टियों के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे और शायद नेतन्याहू का पॉलिटिकल करियर अंतिम दिनों के मरहले में गुजर रहा है। तो ये जो 40 साल की इनका खौफ था ईरान के ऊपर हमला करने का और अमेरिका को इसमें मुलविस करने का, तो वो तो कामयाब हो गया। लेकिन जो चाहते थे रेजिम चेंज और कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, मिसाइल्स और हिजबुल्लाह का कनेक्शन वगैरह, एक भी उनके ऑब्जेक्टिव्स रियलाइज नहीं हुए। और सभी लीडरान अपोजिशन के और जनता भी यही बार बार बता रही है कि आपकी वजह से अक्टूबर 7 का हमला हुआ, आपने इंटेलिजेंस फेलियर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिए, कमीशन ऑफ इंक्वायरी भी नहीं खड़ा है, आप
रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन करने की बात भी नहीं करते। और उसके बाद से जो भी आपने किया है वो अपने फायदे के लिए, अपने केसों से बचने के लिए ये एक के बाद जंग में इजराइल को मुलविस कराए बोल के। तो ये पॉपुलैरिटी और जो कीमत अदा कर रहे हैं यहूदी इजरायली आर्मी में, तो वो इंतहा तक पहुंच गई है। हजारों के लोग मारे गए हैं और सिविलियन और मिलिट्री और जख्मी हुए हैं। और उनकी फौज के सरबराह खुद कह रहे हैं कि वो लड़ने की ताकत कमजोर हो गई है। कैबिनेट को भी बताया उन्होंने, और एक के बाद एक डिफेंस मिनिस्टर, आर्मी चीफ ने भी यही बताया कि ये तवील अरसे तक जंग लड़ने से रिजर्व फोर्स आगे नहीं आ रहे हैं शामिल होने के लिए कॉन्स्क्रिप्शन वगैरह। तो फाइनेंशियली भी काफी नुकसान हुआ है और काफी लोग इजराइल छोड़ के गए हैं और स्टार्टअप इंडस्ट्रीज वगैरह सब वर्चुअली वहाँ बंद पड़े हैं। तो मिलिट्री, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, डिप्लोमेटिक और अब अमेरिका से ये तसादुम आइसोलेट कर चुका है ये इजराइल को, इनकी वजह से, नेतन्याहू की पॉलिसी की वजह से। और इतनी बेइज्जती हुई है कि उनका प्रधानमंत्री कहीं भी जा नहीं सकता, क्योंकि उनको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने क्रिमिनल घोषित किया है। बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन है। और इजरायली जो है वो बहुत फख्र से उनका की छाती ऐंठ के चलते हैं कि हम पे कोई लागू नहीं होता इंटरनेशनल लॉ। हम ऐसे हैं जो हॉलोकॉस्ट को देखे हैं, हम पे जुल्म हुआ है, हमको कोई बताने की जरूरत नहीं क्या लॉ होता है, क्या करना है, हमको पता है बोल के ये अक्कड़ थी। तो नेतन्याहू ने उन लोगों को इतना जलील कर दिया, ह्यूमिलेट कर दिया पूरे इजरायलियों को, कि वो अभी सर उठा के कहीं भी बगैर डर के जा नहीं सकते, क्योंकि हर एक इजरायली आर्मी में सर्व करता है, मेल हो या फीमेल। और पैलेस्टीनियन ग्रुप्स हर एक इजरायली फौज के कार्रवाई में उनका नाम, क्या क्या कर रहे हैं, कौन से ब्रिगेड में थे, किस वक्त थे, सब पूरे डिटेल पूरे दुनिया में फैला रही है कि ये इंडिया में इतने आए हैं, इतने ग्रीस में गए हैं बोल के। तो अरेस्ट वारंट भी इशू कर रहे हैं कई लोग, और कई लोग मना कर रहे हैं ऐसे लोगों को। तो एक मरहला ऐसा था कि पूरी दुनिया में ये मशहूर हो गए थे यहूदी टूरिस्ट, लेकिन अब इतने बेइज्जती हो गई है कि वो डर डर के रहते हैं कहीं उन पे हमला ना हो, कहीं अरेस्ट वारंट ना आ जाए। तो ये सब कामयाबी नेतन्याहू की है, और अमेरिका उनके सबसे बड़ा दोस्त था। तो वहां भी इजराइल की इतनी पॉपुलैरिटी कम हो गई है कि लोग वहां उंगली उठाने लगे कि ये जंग इनकी वजह से, इजराइल की वजह से हुआ और इतना नुकसान हुआ, और उनकी भी बेइज्जती हुई, और उनका आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई, तेल के प्राइसेस डबल हो गए और इन्फ्लेशन बढ़ गया। और प्रेसिडेंट ट्रम्प फ्रांस में कहने लगे कि हम डिप्रेशन से बचते बचते निकल गए हैं। इंटरनेशनल डिप्रेशन होता था और हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स इतने कम हो गए थे कि अब हमको रोकना पड़ा हो। तो इतना बड़ा नुकसान इजराइल की वजह से हुआ, इसीलिए वहाँ लोग इजराइल के खिलाफ हैं। अब सबसे बड़ी बेइज्जती ये हुई कि कल रात तक इजराइल को ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की कॉपी तक नहीं दिए, हालांकि वो भीख मांग रहे थे ट्रम्प से कि आप दे दीजिए, हम देख लेंगे क्या है बोल के। तो उनके पूरे सपोर्टर्स एपेक में, ज़ायनिस्ट लॉबी के वगैरह सब गिड़गिड़ा रहे थे कि ये कैसा हो गया चमत्कार कि हम इतने करीबी दोस्त थे, अब क्या एग्रीमेंट हुआ है वो भी शेयर करने के लिए तैयार नहीं है बोल के। बहुत बेइज्जती हो गई है इजराइल की और के लोगों की। तो जो एंटीसेमिटिज्म बोलते हैं, जिसके लिए इजराइल ने काफी कुछ कार्रवाई अमेरिका में की है, तो अब लोग अटैक कर रहे हैं कि ये बहुत खतरनाक है, ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट अमेरिका को लेके कमजोर करना, हम इसका सपोर्ट नहीं करेंगे बोल के। और यंगस्टर्स जनजी
अब वो आज जाग चुके हैं और वो अगले मिड टर्म इलेक्शंस में पैसे जो लेते हैं अपेक्स से उनको सपोर्ट करने नहीं करना है बोल के तय कर लिए। तो इतना बड़ा, कितनी बड़ी कामयाबी जो है नेतन्याहू की हुई है कि इजराइल को अलग थलग करना अपने करीबी दोस्त से, और पूरी दुनिया में इजरायलियों को शक की नजर से देखना, और इजराइल जो है इतना आइसोलेट हो गया कि कभी नहीं था इस एक आदमी की वजह से। जी, यानी नेतन्याहू ने इजराइल की तबाही में कामयाबी हासिल की है, ना कि उसे कुछ मजबूत करने में। और अभी इस वक्त हालत ये है, ये बहुत ही बड़ा कमाल हुआ साहब। जब ये नेगोशिएशन चल रही थी तो ये बहुत क्लियर था। पिछली बैकग्राउंड भी देखें तो जारेड कुशनर, उनके दामाद यहूदी, स्टीव विटकॉफ उनके कारोबारी साथी वो यहूदी, वो जाकर के बात करते थे। और ये इतने अनपढ़ जाहिल थे कि कम से कम 10 बार उन्हें फोन करना पड़ा था जब इस्लामाबाद में बातचीत हो रही थी। तो ये इस वक्त, और ये भी खबरें आई थी कि वो पहले इजराइल को इत्तला करते थे कि बातचीत कैसी चल रही है, उसके बाद अमेरिका को बताते थे। व्हाइट हाउस के इसी वजह से इस्लामाबाद में कामयाबी नहीं हुई, क्योंकि वो खुद खालिबाफ बता रहे थे कि हर 5 मिनट को एक फोन आ रहा था, वो नेतन्याहू का था, ये बता रहे थे जेडी वांस भी। तो अब खुफिया तौर पे ये बात करके मीडिएशन से कतार और पाकिस्तान ने ये कारनामा कामयाबी हासिल कर लिए। हाँ, तो ये एक बहुत ही गैर मामूली बात है कि उस व्हाइट हाउस में जहां ज़ायनिस्ट लॉबी पूरी तरह से एक्टिव है, हर चीज पर नजर रखती है। अभी पिछले हफ्ते पेंटागन ने एक रिपोर्ट जारी की थी कि अमेरिका में इजरायली खुफिया एजेंसियों का खतरा क्रिटिकल लेवल का है, यानी अमेरिका में बहुत बड़ा खतरा है इजराइल। तो ऐसी हालत में इजराइल को वो पॉइंट्स ना पहुंचना, ये बहुत मौजूद से कम नहीं है कि अमेरिका में जहां बहरहाल एपेक इतना मजबूत है। अच्छा, मैं अब चलना चाहता हूं, कुछ खबरों का रुझान मैं देख रहा था पिछले 2-3-4 दिनों में, जब से लेबनान को शामिल करने की बात कही तब से कुछ इजरायली मीडिया में खबरें आ रही हैं इजरायली फौजियों के मारे जाने की हिजबुल्लाह के हमलों में। क्या ये लगता है, क्या ये खबरें भरोसे के काबिल हैं, या कोई और प्लान है जिसके लिए अभी ये खबरें चलाई जा रही हैं? ये देखिए, ये खबरें सेलेक्टेड हैं और कितना भरोसा किया जा सकता है मुश्किल है। लेकिन जो भी लेबनान में हो रहा है, अब साफ जाहिर हो गया कि अमेरिका इसको सपोर्ट नहीं करेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप यहाँ तक कह दिए कि इजराइल का अप्रोच जो है हिजबुल्लाह को कामयाब नहीं हुआ है। और सुबह मैं हिलरी क्लिंटन को भी सुन रहा था, उन्होंने भी कहा कि इजराइल हैज अटरली फेल्ड इन डेसिमेटिंग हिजबुल्लाह। और वो कह रही थी कि एक मरहला ऐसा था जब वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे कि ज्यादातर दूसरे लेबनीज शिया को छोड़ के हिजबुल्लाह को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। तो अमेरिका भी कोशिश कर रहा था कि किसी न किसी तरह असर और रसूख हिजबुल्लाह को कम कर दिया जाए ताकि इजराइल को खतरा ना हो। तो अब ट्रंप कह रहे हैं कि इजराइल की पॉलिसी फेल हो गई है, वो सिर्फ सिविलियंस को मार रहे हैं और घरों को बमबारी करके उड़ा रहे हैं और हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर रहे हैं। और उनको बार बार बताया गया कि पिछले 2 साल से हमारे इजराइल बमबारी करके खत्म कर दिया है, लेकिन अब दोबारा इतना बड़े पैमाने पर हिजबुल्लाह हमला करके इजरायलियों की जान और जख्मी किया है कि अंदाजा नहीं हो रहा है। इसीलिए उन्होंने कहा कि सीरिया ये बेहतर काम कर सकता है। वो सीरिया जो है शर्रा हमने लाया उनको, वो कबूल किए और वो अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि सीरिया की फोर्स 75 से 90 तक लेबनान में थी और वो चप्पा चप्पा जानते हैं। और हम शर्रा इसका हिजबुल्लाह का मुकाबला कर सकते हैं, उनको करना चाहिए बोल के वर्चुअली अमेरिका का सपोर्ट इजराइल को इस जंग में हटा लिया है। और वो कह रहे हैं कि सीरिया शुड डू ए बेटर जॉब आगे जाके बोलते। तो मतलब ये काफी गहरा मतभेद हो गई है दोनों के बीच में लेबनान को लेके।
क्योंकि पिछले 25-30 सालों से कई बार इजराइल ने हमला किया। आप जानते हैं 2002 में, 2006 में, 16 में, 23 से लगातार चल रही है कि हर बार उन्होंने तख्ता पलट दिया बशर अल असद का कि ये डायरेक्ट लिंक ईरान से लेबनान को ना रहे। तो फिर भी लेबनान में हिजबुल्लाह इतना ताकतवर हुआ है कि अभी तक वो शिकस्त नहीं दे सके। इतने सोल्जर्स मरे हैं। जी जी जी, इजरायली सोल्जर्स के मारे जाने की खबरें हैं और हालात बिल्कुल बदल रहे हैं। अच्छा, इन तमाम हालात में अभी कल एक खबर आई सऊदी अरब से, मोहम्मद बिन सलमान की लीडरशिप में, जाहिर है उनकी कैबिनेट मीटिंग हुई और इसमें अमेरिका, इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में जो डील हो रही है उसको उन्होंने वेलकम किया है। अब अरब मुल्कों में ईरान से मुताल्लिक कुछ तब्दीलियां अभी आने वाले दिनों में और क्या क्या देख सकते हैं हम लोग? जी, सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं, कुवैत और कतार और यूएई, ओमान, सभी देश इसको वेलकम करें ऑफिशियली। मैं सभी देशों का स्टेटमेंट देख रहा था, तो उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि ये नया मरहला होगा, नया चैप्टर होगा इस क्षेत्र में भाईचारे का और गुड नेबरली रिलेशंस का, और हम अमन से, चैन से रह सकेंगे बोल के उम्मीद जता रहे हैं। और जो देखिए, नेतन्याहू के 2 गोल थे, एक तो ईरान के ऊपर हमला करके न्यूक्लियर प्रोग्राम या उनको तहस तहस करना, रेजिम चेंज करना। दूसरा ये था कि वो सभी प्रेसिडेंट्स के साथ, ओबामा से लेके अभी तक गिड़गिड़ा रहा था कि सऊदी अरब को किसी न किसी तरह मना के इजराइल के साथ सिफारती का ताल्लुकात स्थापित करने का, रिकग्निशन का। तो उसका ख्वाब ये दोनों भी चकनाचूर हो गए। ना ईरान के रेजिम को बदल सके, ना सऊदी अरब अब तैयार है, बल्कि कुवैत भी आगे नहीं बढ़ेगा, कतार भी या ओमान भी। तो अब ये जो 2 देश खाड़ी के, बहरीन और यूएई थे, वो भी अब गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमने गलती की, ये अब्राहम अकॉर्ड्स में जम के ट्रम्प के दबाव में आके, जाराद कुशनर के बातों में आके। तो अब ये चूंकि ईरान ने अपना रवैया, अपना स्टैंड क्लियर किया है बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन इस मसले पे, तो ये अब खाड़ी के देश आगे नहीं बढ़ेंगे इजराइल के साथ मिलने के लिए। जो इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर था, वो भी मेरे ख्याल से पंचर होकर हवा में उड़ गया है और रेगिस्तान के सैंड में। तो मेरे ख्याल से अब इजराइल को एक अछूत देश जैसा, अनटचेबल है, उस तरीके से इजराइल हो गया है। और जो कोशिश किए थे पिछले 5 सालों से अब्राहम अकॉर्ड से पेनिट्रेट करने की, मेरे ख्याल से अब वो मुश्किल है। अब ईरान इसका फायदा उठाएगा। ईरान के साथ अब जो पेट्रो डॉलर इजरायली फर्म्स और इन्वेस्टमेंट में जाते थे, अब ईरान की तरफ आएंगे, क्योंकि अब उनकी सलामती जो है खाड़ी के देशों के साथ, वो मानते हैं कि अगर हम ईरान को खुश रखेंगे तो हमारा डिफेंस और प्रोटेक्शन भी होगा, और वो इसी नजर से देखेंगे आगे चल के कि कोई इजराइल के साजिश में वो शामिल नहीं होंगे। और मेरा मानना है कि वो अभी भी अमेरिका के ऊपर निर्भर हैं, 100% नहीं, कम से कम 60-70% अभी भी उनके ऊपर भरोसा करेंगे और वहां के अड्डे खाली नहीं करेंगे। हालांकि वो चाहते हैं कि वो बहरीन से 5th फ्लीट हटे, जो ईरान कहता आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहरीन इसकी इजाजत देगा। वो चाहेगा कि अमेरिका के प्रोटेक्शन रहे, सऊदी का भी प्रोटेक्शन रहे, और कुवैत में भी और ओमान में भी, कतार में भी सेंट्रल कमांड वगैरह ये सब रहेंगे, लेकिन कमजोर रहेंगे। और जो साजिशें कर रहे थे, मेरे ख्याल से ईरान उस पर कड़ी निगाह रखेगा, और जो भी हवाई जहाज वहां से उठ के कोई कार्रवाई करेगा तो वो मॉनिटर करेंगे, और जो भी कार्रवाई करना है वो करेंगे। तो मेरे ख्याल से खाड़ी के देश अब समझ गए हैं कि जो सांप
की मुंडी जो काटने की बात कर रहे थे वो विकीलीक्स में जो पॉपुलर हो गया था, तो अब सांप ने इनको ऐसा इस तरीके से धंसा है कि ये अभी भी वो जहर की नशे में है और कई साल लग जाएंगे इनको उनकी अर्थव्यवस्था ठीक से ये करने की, क्योंकि टूरिज्म और एविएशन और ऑयल और गैस और इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे बढ़ के डर ईरान का जो डर है उनकी हड्डियों में चला गया है, खून में ही नहीं है, हड्डियों में चला गया है और ये कई सदियों तक रहेगा और ये भूलेंगे नहीं। तो इस कदर ईरान ने हमला किया, बता दिया कि ताकत और कुव्वत क्या होती है, तो ये हिम्मत नहीं करेंगे आगे चल के कि ईरान के साथ साजिश करें, बल्कि हर मुमकिन कोशिश करेंगे ईरान को खुश करने के लिए और खुला बखूदी तरफ काम करने के लिए। जी, ईरान को खुश करने के लिए, और ईरान ने अपनी ताकत से जो डर बिठाया है वो हड्डियों तक चला गया है अरब मुल्कों की। ये बहुत ही अहम बड़ी बात है। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा आखिर में ये समझना चाहूंगा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस में डोनाल्ड ट्रंप से मिले हैं, उस मुलाकात को आप कैसे देख रहे हैं? जबकि 3 नाविक हमारे मारे हैं अमेरिका ने, इस मुलाकात में बॉडी लैंग्वेज में उनके स्टेटमेंट में क्या आपको क्या लगा, क्या दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे आप अपना ऑब्जर्वेशन? जी, मैं उम्मीद करता था कि ये जिक्र करेंगे और कुछ नतीजा निकलेगा। हालांकि एक प्रेस रिपोर्टर ने ये सवाल किया, 3 भारतीय जो मारे गए अमेरिका के मिसाइल से, तो आर यू विलिंग टू अपोलोजाइज और गिव कंडोलेंसेस? तो उन्होंने कहा कि ये सब जंग में होता ही रहता है और कोई कह नहीं सकता क्या होगा, ये भी उसी का मरहला है, बल्कि उन्होंने ना कंडोलेंस दिया ना अपॉलॉजी की। जो मार्को रूबियो ना जयशंकर को बात जो कही कि जो भी उल्लंघन करता है ब्लॉकेड का तो उसको हम जवाबी हमला करेंगे, बल्कि ट्रंप भी वही करके इनको कुछ ठोस रिप्लाई नहीं दिए जो कि भारतीयों को बता सकते हैं कि हाँ भाई हमने बात करके प्रेसिडेंट से अपॉलॉजी लिया, कंडोलेंस लिए बोलते। देखिए, कुछ खास कामयाबी नहीं हुई है और मेरे ख्याल से वो अदानी को बचाने के लिए तफसील से बात हुई होंगी वहां, कुछ और उनके हमारे दोस्त के ऊपर कार्रवाई मत करिए बोल के। तो अब ये दुनिया को बचाने के लिए ये इस पे बात हुई, डिफेंस पे, टेक्नोलॉजी पे, एग्रीकल्चर पे। सच बात यह है कि 1 साल से ज्यादा ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत चल रही है और अमेरिका भारत पे दबाव डाल रहा है कि आप हर कोई चीज हम जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं $500 बिलियन का, वो आपको इंपोर्ट करना होगा। और इस पे बात अड़ गई है क्योंकि अमेरिका जो चाहता है वो इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ के किसान सड़कों पे आ जाएंगे, इनकी गवर्नमेंट को खतरा होगा। और डेयरी फार्मिंग प्रोडक्ट्स भी इंपोर्ट करेंगे तो इनके स्टेट में जो आनंद डेयरी है वो खत्म हो जाएगी। और इस लिहाज से जो है टैरिफ, मैं समझता था कि टैरिफ को बातचीत करके घटाएंगे, उस पर भी कुछ बात नहीं हुई। तो अब अमेरिका के ऊपर हम 0 टैरिफ डाल रहे हैं और अमेरिका 18% डाल रहा है और जुलाई 10 से और 12.5% डालेगा, फोर्स लेबर एम्प्लॉय कर रहे हैं बोल के। तो कुल मिला के 30% हो जाएगा। इस बातचीत के बाद भी कोई रियायत अमेरिका देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे प्रधान जी जो है 13 फरवरी को लास्ट ईयर जब गए तो उन्होंने बड़ा चढ़ा के बयान कर दिया कि ये हमारा बायलैटरल ट्रेड $500 बिलियन को जाएगा। तो ट्रंप जो है ये बिजनेसमैन है, वो फिगर पकड़ लिया वो, और बार बार वही कर रहे हैं कि आपने वादा किया था आप उसको पूरा करिए बोल के। महंगा तेल, गैस और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, हथियार वगैरह सब बेचने के लिए बेचैन है। अब देखिए, ईरान भी 100 बोइंग प्लेन्स खरीदने की बात कर रहा है। तो जब ईरान कर सकता है तो भारत, आप खुद बताएं, $500 बिलियन तो क्यों नहीं कर रहे बोल के, वो भी बड़ा मसला हो गया है। दोनों के बीच में सुलह सफाई तो हुई है जो कि 1.5 साल से
झड़पें हो रही थी हर एक इशू पे, तो शायद अब वो सीजफायर हुआ है दोनों लीडरों के बीच में। तो अब क्या आपको ऐसा लगता है कि बहुत वक्त कम रह गया है, क्या डोनाल्ड ट्रंप कारोबारी आदमी हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, क्या इजराइल में तो बहुत कुछ देना पड़ता था उनको, और ईरान से वो पैसा कमा सकते हैं, बहुत सा जो फ्रोजन एसेट्स हैं जाहिर है उसके बदले में ईरान कुछ चीजें खरीदना चाहेगा। ईरान ने, आपको याद होगा 2015 में जब डील हुई थी तब उसने ओवरसीज इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया था, क्योंकि मुल्क के अंदर इतने पैसे को बर्दाश्त करने की हालत नहीं थी। ये इशू था, क्योंकि अरबों डॉलर है। तो क्या ईरान को अपॉर्चुनिटी और इजराइल को एक मुसीबत समझ करके ट्रंप ईरान की तरफ और दोस्ती बढ़ाएंगे? क्या क्या लगता है, अगला कोई एग्रीमेंट फिजिकली मिलेंगे, गले मिलेंगे दोनों? देखिए, ट्रम्प जो है बिजनेसमैन है और हर एक जो भी पॉलिसी लेते हैं वो उसी एंगल से देखते हैं, तिजारत की नजर से, डील की वजह से अमेरिका को कितना फायदा होता था, कितना होगा, क्या मिलेगा बोल के। तो पहले तो अपनी फैमिली को प्रमोट कर रहे हैं, जैरेड कुशनर और विटकॉफ, वो रिकंस्ट्रक्शन में भी उनका हाथ होगा, खाड़ी के देश में मिलके कहेंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे बोल के, तो वो तो जाहिर है होगा। लेकिन ईरान भी तो खरीदना चाहता है अमेरिका से जो टेक्नोलॉजी चीन और रूस से नहीं मिलती, जैसा बोइंग है। तो ये साफ जाहिर है कि वो चाहते हैं अमेरिका के प्लेन्स, चाइना भी चाहता है। तो ये शुरुआत है। तेल और गैस में भी काफी इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो ईरान चाहता है अमेरिका के पास है वो, तो इसमें भी कोऑपरेशन की उम्मीद है। और दूसरे इलाकों में भी, क्योंकि काफी एडवांस्ड है ईरान, तो बहुत सारे एग्रीमेंट्स और कोऑपरेशन के मौके मिलेंगे, और मेरे ख्याल से इसको दोनों को फायदा होगा। और इजराइल जो है, अब देखिए इजराइल एक बर्डन बन गया है, सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि वो जो टेक्नोलॉजी का एज था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि लीडरशिप वहाँ इस बेमाने जंगों में फंस गई है, और वहाँ के यूथ जो है कुछ नहीं है, वो छोड़ के जाना चाहते हैं। बेस्ट ब्रेन वहाँ रहना नहीं चाहते, और इससे जो है उनकी मईशत पे काफी असर हुआ है, और वो डर और खौफ में जी रहे हैं। जी जी बहुत जो सोसाइटी डर और खौफ में रहते हैं वो आगे नहीं बढ़ सकती। यकीनी तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब कमाल पाशा साहब, आपने हमें वक्त दिया। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए, ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।